पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है टोटली विश्वास पर ही टिका होता है, लेकिन जिस दिन विश्वास टूटता है उसी दिन से पति और पत्नी के बीच कला होना शुरू हो जाता है। उसी एक कला की वजह से उस परिवार का हंसता खेलता जो रिश्ता होता है वह तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेलती है कि जिसकी वजह से उसका पति ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने नहीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश का ही ज़िला पड़ता है मिर्ज़ापुर, और ठीक उसी में ही एक महड़ौरा गांव पड़ता है जो विंध्याचल कस्बे में भी आता है। वहीं के रहने वाले बंसीलाल सरोज होते हैं। उनकी अपनी पत्नी होती है दुलारी। लेकिन बंसीलाल जो होते हैं एक रेलवे रिटायर कर्मचारी भी होते हैं। उनके पास ठीक ठाक पैसे होते हैं। उनके ही गांव में उनके लगभग 4 से 8 कमरे होते हैं, आलीशान मकान होता है। लेकिन उनके टोटल 2 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। जो बड़ा बेटा होता है रणजीत कुमार सरोज उर्फ है बबलू, जिसकी उम्र लगभग वही 36 साल के आसपास होता है। उसकी अपनी पत्नी भी होती है अब सरिता, जिसकी उम्र लगभग 33 साल के आसपास होता है। लेकिन रणजीत के टोटल 3 ही बच्चे होते हैं, लेकिन तीनों के तीनों बेटियां होती हैं, जिसमें बड़ी बेटी जिसकी उम्र 10 साल और दूसरे नंबर की बेटी जिसकी उम्र 7 साल और सबसे छोटी जो बेटी होती है 3 साल। रणजीत का ही अपना छोटा भाई होता है अनिल जो होता है पास कानपुर में बिजली विभाग में ही नौकरी करता था और वहीं रहकर नौकरी करता, जिसकी वजह से अनिल के पास भी वहीं ठीक ठाक पैसे आ जाया करते थे। लेकिन रणजीत जो होता है अपने ही घर में अपने परिवार के साथ रहता, और साथ में जो खेतिहर ज़मीन होती है उसी ज़मीन में काफ़ी सारे जो सब्जी होते हैं तो तरीके से उगाने के बाद उसी सब्जी को ले जाता अपने ही रणजीत की जो सब्जी मंडी होता ले जाकर तौर तरीके से अच्छे दामों में बेच देता, और उसी की वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते। लेकिन उससे उसके परिवार का खर्चा बढ़ता ठीक ठाक से नहीं चल पा रहा था, जिसकी वजह से रणजीत जो होता है अपने परिवार के परेशानी को देखकर और परेशान हो जाता है। लेकिन उसी परेशानी को दूर करने के लिए उसके अपने मामा होते हैं, जो वहीं पास मार्केट होता है, उनका खुद का एक होटल होता है। उसी होटल में वो वापस जाकर अब काम करना शुरू कर देता है। अब जब सुबह का टाइम होता है तो सुबह के टाइम में सबसे पहले अपने खेत में चला जाता और जाने के बाद पूरे खेत का देखरेख करता। लेकिन जब भी उसे मौका मिलता, लग जाता कि अब समय हो गया, हमें होटल जाना चाहिए, तो वहाँ से तुरंत अपने मामा के पास अब होटल में चला जाता। और शाम को जब घर लौटता, घर लौटने के बाद अपने परिवार अपने बच्चों के साथ कुछ समय स्पेंड करता। यानी कि रणजीत के पास थोड़ा सा समय भी नहीं बचता था कि दूसरे के साथ मिलकर व्यवहार को तौर तरीके से उसके रिश्तेदारों की खबर ले सके। लेकिन इधर बंसीलाल सरोज जो होते हैं उनके पास टोटली 2 अपने पुश्तैनी मकान भी होते हैं। एक गांव में होता है, एक गांव के बाहर कुछ दूर पर होता है जो पुराना पुश्तैनी मकान होता है। अब इधर बंसीलाल जो होते हैं उसी पुश्तैनी मकान में जाकर अपना रात का जो टाइम होता है वहीं स्पेंड करते। अपने परिवार से जब भी मिलना होता बंसीलाल तो गांव में चले आते थे, अपने नाती पोते से मिल लिया करते थे। फिर उसी मकान में जाकर अपना दिन भर बैठे रहते, अपने सारे रिश्तेदारों से वहीं मिला करते थे। अब इधर रणजीत जो होता है अपने परिवार में रहकर खुशी में ज़िंदगी अब बिताने लग जाता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 19 मार्च। अब शाम का टाइम होता है, तो शाम के टाइम में इधर रणजीत जो होता है
होटल से अपने घर लौट आता है। तभी उसकी जो अपनी पत्नी होती है, इधर सरिता अब कहने लग जाती है कि पिताजी को अब खाना लेकर दे आओ। और उसी वक्त जो होता है, इधर सरिता अपने ससुर के लिए मौके पर टिफ़िन पैक करती है। और टिफ़िन पैक करने के बाद अरिजीत जो होता है उस टिफ़िन को लेता है और लेने के बाद तुरंत जो होता है अब सरो भेटवाड़ा पहुंच जाता है, क्योंकि उसके पिता वहीं पुश्तैनी मकान में रहते थे। और पहुंचने के बाद उनसे कुछ बातें करता है और उनको टिफ़िन देकर अपने घर वापस लौट आता है। इधर अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर आराम से अब इधर रणजीत खाना पीना खाता है। खाना पीना खाने के बाद उसके अपने टोटल जो 3 बेटियां होती हैं और साथ में उसकी जो अपनी पत्नी होती है इधर सरिता, और साथ में सरिता की जो अपनी सास होती है। इधर पांचों के पांचों जो होते हैं एक बरामदा होता है, उसी बरामदा में अब मौके पर सोने के लिए अब चले जाते हैं। लेकिन इधर सरिता की अपनी ननद भी होती है, वह भी उसी बरामदे में मौके पर अपनी चारपाई लगाती है और वहीं पर सो जाती है। लेकिन इधर रणजीत कुमार जो होता है वह भी जाता है बरामदे के बगल में एक कमरा होता है, उसी कमरे में जाकर मौके पर वह भी अपनी चारपाई लगाता है और वहीं पर सो जाता है और अपना पिछला वाला दरवाज़ा होता है वह खोल सा देता है। इधर जैसे रात का पूरा सन्नाटा होता है, उसी वक्त कोई अज्ञात व्यक्ति अब इधर रणजीत के कमरे में घुसने के बाद रणजीत के ऊपर एक के बाद एक वार बड़े तेजधार हथियार से किए जाता है, जिसकी वजह से रणजीत का जो शरीर का जो काफ़ी गहरे का जो हिस्सा होता है वह बाहर से आ जाता है और रणजीत वही चीख पड़ता है। लेकिन जो अज्ञात व्यक्ति होता है मौके पर हमला करने के बाद वही हथियार लहराते हुए पीछे वाले दरवाजे से अब फरार हो जाता है। लेकिन चीख की जो आवाज़ होती है अब जैसे रणजीत की जो माँ होती है उनके कान में पहुँचती है, तुरंत ही उठ खड़ी होती है। इधर पूरे परिवार वाले भी शर्म से रह जाते हैं और रणजीत के पास पहुँचते हैं। देखते चारपाई है पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में होता है और रणजीत की अपनी जो माँ होती है चीख चिल्ला पड़ती है। तभी वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद जो लोग मौजूद होते हैं वहाँ तरह तरह की बात करते हैं और रणजीत को उसी वक्त अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं रणजीत उर्फ बबलू को जैसे देखते हैं तुरंत मृत घोषित कर देते हैं। अब इस तरह तक की जानकारी मिलने के बाद पूरे गांव की जो माहौल होती है एकाएक ख़राब सा हो जाता है। लेकिन इसकी जो सूचना होता है वहाँ के डॉक्टर के थ्रू अब विंध्याचल में भी दिया जाता है। अब वहाँ के थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह अब जैसे खबर पाते इस मामले को काफ़ी संज्ञान से लेते हैं। इसकी जो सूचना होता है अब इधर अशोक कुमार सिंह अपने से बड़े अधिकारी को भी देते हैं और साथ में 2 सिपाही कर्मी को लेते हैं और लेने के बाद बिना टाइम गंवाए और उसी गांव में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद कमरे में जाते हैं जिस कमरे में रणजीत के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया होता है। पुलिस की टीम कमरे के अंदर दाखिल होती है। जो नज़ारा देखती है पूरी तरह से वह भी दंग सा रह जाती है, क्योंकि कमरे के अंदर काफ़ी सारे ब्लड रखे होते हैं। पूरी तरह से जो कंबल होते हैं वह भी पूरी तरह से खून से लथपथ हो गए होते हैं। ज़मीन होता है, ज़मीन पर ब्लड सा जमे होते हैं। थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह इस नज़ारे को देखने के बाद वह भी काफ़ी अज़म में पड़ जाते हैं और उसी वक्त अपनी टीम को साथ लेते हैं और लेने के बाद अस्पताल में भी जाते हैं। रणजीत कुमार और साथ में उसके परिवार के सहित वहीं खड़े होते हैं और जब रणजीत कुमार के बॉडी का वही तौर तरीके से अशोक कुमार सिंह अब निरीक्षण करने के बाद वह भी देखते जो है हंस रहे रणजीत का दंग सा रह जाते हैं। उनको भी अंदाज़ा हो जाता है, लग रहा इनका किसी से जानी दुश्मनी थी। बहुत बड़ी गहरी साजिश रची गई है इनकी हत्या करने के लिए। आखिर वह हत्यारा कौन हो सकता है? पुलिस की जो टीम होती है वहीं अब रणजीत कुमार के बॉडी का तौर तरीके से निरीक्षण कर वहीं पंचनामा भरवाती है और उसी अस्पताल में ही मोर्चरी में भेजवा देती है। और पुलिस की जो टीम होती है इधर तौर तरीके से पूछताछ करने के लिए रणजीत के ही अब घर पहुंचती है। रणजीत की अपनी माँ होती है, पुलिस की टीम उनसे पूछने लग जाती है। रणजीत की जो माँ होती कहने लग जाती कि साहब शाम के टाइम हम तो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ तक अपने बेटे रणजीत के साथ खा पी कर सोने के लिए अपने बरामदे में चले गए होते, लेकिन ना जाने कौन हमारे बेटे के साथ ऐसे कारनामा को अंजाम देकर मौके पर फरार हो गया। पुलिस की जो टीम होती है इधर अब सरिता से भी पूछताछ करती है। लेकिन जब सरिता से पूछताछ किया जाता है तो सरिता पुलिस के सामने कहने लग जाती कि साहब हम तो काफ़ी गहरी और पहली वाली निद्रा सो रहे होते हैं, लेकिन साहब हमारे कानों में किसी की चीख चिल्लाने की आवाज़ तक नहीं पहुँची। पुलिस की टीम जब सरिता से यह बात सुनती है कि आखिर इतनी कड़ी नींद में कौन सोता है, अगर किसी के घर में ऐसे कारनामे हो जाएं तो कम से कम चीख की जो आवाज़ होती है किसी के कान में पहुंचना तो चाहिए।
यही सब बात सोच समझ कर इधर थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह जो होते हैं बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। उनको भी लगने लगता है अनोन किलिंग का मामला तो है और साथ में कोई एक्सटर्नल अफेयर का भी मामला हो सकता है, इसीलिए पीछे वाला जो दरवाज़ा होता है उसी दरवाजे से अपराधी घर के अंदर दाखिल हुआ है। और दाखिल कराने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हो सकता बल्कि घर के ही अंदर वाला व्यक्ति हो सकता है। पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने के लिए फोरेंसिक टीम का भी मदद लेती है। लेने के बाद वह भी काफ़ी सारे साक्ष्य वहाँ तो जुटवाती है, लेकिन पुलिस के हाथ जो होता है कोई क्रू नहीं लगता है। पुलिस की टीम काफ़ी उलझन में पड़ जाती है। पुलिस के सामने काफ़ी सारे चैलेंज भी आ जाते हैं, बरतर खड़े होते चले जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है इस हैरतगंज केस को सुलझाने के लिए बड़े अधिकारी और साथ में मुखबिरों को भी अपने सपोर्ट में लेती है और लेने के बाद इस केस को सुलझाने के लिए लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब इसकी खबर जो होता है इधर महरौड़ा के ही इलाके के रहने वाले बड़े अधिकारी को भी लगता है तो वह भी तुरंत ही इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि जो मेन रोड होता है वहाँ जाकर जाम लगवा देते हैं। इसकी जो सूचना होता है अब जैसे मिर्ज़ापुर के डीएम को लगता है तो अभी सहम से जाते हैं, तुरंत उसी समय फोर्स बुलवाकर वहाँ जाते हैं, लोगों को समझाते बुझाते सत्वाना देते करने लग जाते हैं। रणजीत के साथ बहुत जल्द अन्याय होगा। उसके साथ जितने भी इस तरह के क्रूर कारनामा किया है उसके साथ ज़रूर पुलिस पेश आएगी और साथ में उसको जल्द जल्द पकड़कर जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। पुलिस की यह जो बात होती है तौर तरीके से लोग भी सुनते हैं, समझ भी जाते हैं, उसी समय अपने धरने को स्थापित भी कर देते हैं। अब पुलिस की टीम जो होती है अब इधर बंसी लाल सरोज को अपने साथ लेती है और लेने के बाद तुरंत थाने ले जाती है और उन्हीं के तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर बंसी लाल से ही थाने में बैठाकर तौर तरीके से जब पूछताछ करती है तो बंसी लाल जो होते हैं पुलिस के सामने अपने बेटे रणजीत की अपनी जो पत्नी होती है सरिता के बारे में कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई रखते हैं जिसे सुनकर वहाँ के थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह जो होते हैं समय चौंक से जाते हैं। चौंकने का भी एक कारण होता है और उन्हीं के द्वारा उनकी शंकाएं बस पता चल जाता है कि इधर रणजीत का ही एक अपना चचेरा भाई है। अब बलराम सरोज का जो होता है इधर सरिता के साथ काफ़ी महीनों से एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है, इसकी जानकारी इधर जो होते हैं बंसी लाल को थी। और बंसी लाल जैसे यह जानकारी थाना प्रभारी के सामने रखते हैं तो थाना प्रभारी समझ जाते हैं कि मामला क्या हो सकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है बिना टाइम गंवाए बलराम और साथ में सरिता को अपने कस्टडी में लेती है और लेने के बाद थाने पहुंचती है। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है अब इधर रणजीत के बारे में जैसे सरिता से पूछताछ शुरू करती है तो सरिता जैसे पुलिस की बात को सुनती है तुरंत ही वहीं दहाड़े मार कर चीख चिल्लाकर रोना शुरू करती थी, कहने लग जाती कि साहब हमारे अपनी टोटल 3 बेटियां हैं, वह भी पूरी तरह से अब शादी की दहलीज पर कुछ साल बाद पहुँचने वाली है। आखिर उनकी शादी को लेकर हमारे पूरे परिवार वाले भी परेशान रहते हैं, आखिर उनकी हत्या हम क्यों कराएंगे साहब, हमारे ऊपर तो दुखों का पहाड़ वैसे टूट पड़ा है। अब यह घड़ियाली आंसू देखकर पुलिस की टीम भी समझ जाती कि हो सकता है अब सरिता ने यह सब कारनामे में वह अंजाम देने में कोई सहयोगी ना बनी हो। पुलिस की टीम भी बड़े तौर तरीके से इधर जाती है। अब जाकर बलराम से भी पूछताछ करती है, लेकिन जब पूछताछ करती है बलराम पुलिस के सामने यही कहने लग जाता है कि साहब हम तो इधर रणजीत को अपना बड़ा भाई मानते थे, तौर तरीके से मान सम्मान भी देते थे और वह हमें बड़े प्यार से अपने भाई के नाम की तरह लेकर बुलाए भी करते थे। साहब हम उनकी हत्या क्यों करेंगे? इस तरह की बात जब थाना प्रभारी अशोक कुमार सुनते हैं, सुनने के बाद इधर जो था दोनों की बात पर यकीन भी कर देते हैं। यकीन करने के बाद दोनों को वहाँ से तो रिहा कर देते हैं, लेकिन मुखबिर को जो होता है इधर दोनों के पीछे सुपुर्द भी कर देते हैं कि जल्द जल्द पता लगाया जाए कि आखिर इनके बीच क्या खिचड़ी पक रही है। और मुखबिर जो होते हैं उसी वक्त गाँव में जाते हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं तो तरह तरह की चौंकाने वाली कहानियाँ भी इन दोनों के बारे में निकल के आती है। और जब निकल के आती है पुलिस की जो टीम होती है इधर सुनकर पूरी तरह से दंग सा रह जाती है। इसीलिए पुलिस की टीम होती है इधर दोनों के ऊपर और कहड़ा पड़ा लगवा देती है। और तभी ठीक है इधर 29 मार्च साल 2000 अब जैसे ही 18 का वही शाम का टाइम होता है, उसी वक्त मुखबिरों के द्वारा अब पता चलता है कि इसी समय सरिता और साथ में बलराम जो होता है अपने घर से
कहीं भागने के फिराक में है और मुखबिर के द्वारा पता चलता है तो उसको कुमार सिंह जो होते हैं अपनी टीम को अलर्ट कर देते हैं और उन्हीं अलर्ट करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है सरिता और बलराम को जाती है दोबारा अपने कस्टडी में लेती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है एक चाल चलती है और उसी चाल में सरिता और बलराम को उलझाने के लिए भरपूर कोशिश करती है, लेकिन जब उलझाने लग जाती है दोनों भरपूर तरीके से भी उलझ जाते हैं और सरिता पुलिस के सामने पहले तो बहुत इधर उधर की बातें करती है, बलराम भी पहले इधर उधर की बहुत बातें करता है, लेकिन वहाँ कुछ महिला कांस्टेबल होती हैं जो सरिता के सामने ऐसी ऐसी बात फेंक देती है जिसकी वजह से सरिता जो होती है पुलिस की बातों में उलझ जाती है और उसी समय पुलिस के सामने अपने पति रणजीत कुमार उर्फ बबलू की हत्या का जो जुल्म होता है अपने ऊपर ले लेती है और साथ में उसी में अपने चचेरे देवर इधर बलराम को भी अब शामिल कर लेती है। लेकिन पुलिस के सामने बलराम और साथ में सरिता जो सच्चाई रखते इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता है। असल में सरिता का अपना जो पति होता है रणजीत मौके पर एक खेतिहर किसान भी होता है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से व्यस्त होती है। उसी व्यस्तता की दुनिया में रणजीत उलझा होता है। लेकिन जब रात का टाइम होता है सरिता जब अपने पति के साथ है रिलेशन बनाने की कोशिश करती है, उसी वक्त अपने थके हुए शरीर का वास्ता देकर जो होता है इधर रणजीत अपनी पत्नी से मना कर जाता है, जिसकी वजह से अब इधर सरिता चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देती है। भले 3 बच्चों की माँ होती है लेकिन उसकी जो ज़रूरत होती है पर दिन बढ़ते चले जाता है, जिसकी वजह सरिता अब परेशान हो जाती है। तभी एक दिन सरिता अपने छत पर चढ़कर कुछ कपड़े फैला ले होती है। तभी उसकी जो नज़र होती है पड़ोस के रहने वाले उसके अपने चचेरे देवर अब बलराम के ऊपर पड़ता है। बलराम वहीं पर नहा धोकर आराम से धूप सेक रहा होता है, तभी उसके ऐसे अंग को देख लेती है सरिता। देखकर वही दीवाना सा हो जाती है और उसी दिन से सरिता खुद बलराम के इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देती है। कोई भी काम होता बहाना मारकर इधर सरिता बलराम को अपने घर बुला लिया करती थी और उसी काम के बहाने सरिता अब बलराम के इर्द गिर्द मंडराने लग जाते हैं। लेकिन बलराम भी समझ जाता है कि आखिर सरिता भाभी चाहती क्या है और इसी चाहत को पूरा करने के लिए बलराम भी जो होता है अब सरिता का सहयोग हद से ज़्यादा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक दिन खुद सरिता अपने बेडरूम में खुद बलराम को ले जाते हैं और उसके साथ ऐसा संबंध बनवा लेती है, जिसकी वजह से बलराम पहली जब सुख पाता है तो सारे सुख उस दिन उसको याद आना अब शुरू हो जाता है और उसी दिन से बलराम और सरिता के बीच संबंध बनना शुरू हो जाता है। और संबंध जो था बेखौफ पति की गैर मौजूदगी में सरिता का बलराम के साथ लगभग चलते चलते 5 साल का वक्त निकल जाता है। तभी एक दिन अब वही दोपहर का टाइम होता है, इधर रणजीत जो होता है सोचता है कि क्यों ना चले आज होटल जो जाना है वहाँ छोड़ छाड़ कर अपने घर वालों से कुछ बात कर लें, क्योंकि वो कुछ सामान भी लाना है। यही बात सोचकर अब रणजीत जो था अपने घर चलाता है, लेकिन देखता है घर का जो मेन दरवाज़ा होता है खुला होता है और घर के अंदर जैसे दाखिल होता है तो उसके कानों में कुछ खिसलाने की आवाज़ आता है अपने ही बेडरूम से। तो इधर रणजीत जो अपने बेडरूम की तरफ बढ़ता है, दरवाज़ा खुला होता है, लेकिन घर के अंदर जैसे ही झांकता है तो ऐसा लगता है रणजीत के पैर नीचे ज़मीन से खींचा कि उसकी जो अपनी पत्नी होती है इधर सरिता, लेकिन उसका जो अपना चचेरा भाई होता है बलराम, दोनों एक ही अवस्था में पति पत्नी की तरह पड़े होते हैं। यह नज़ारा देख कर वही सर रह जाता है। लेकिन उसी वक्त बलराम मौके पर वहाँ से तो फरार हो जाता है, लेकिन अपनी पत्नी को पाता पहले तो पिटाई कर देता है और उसी दिन से अपने घर में बलराम के आने के लिए पाबंदी लगवा देता है। लगवाने की वजह से इधर सरिता इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अपने चाहतों को पूरा करने के लिए जो होता है इधर कोई ना कोई बहाना ढूंढने लग जाती है। लेकिन इधर रणजीत को जो होता है इतना कड़ा पहरा लग चुका था, जिसकी वजह से सरिता मिलने के लिए पूरी तरह से विध्वंस हो जाती है। कोई रास्ता नहीं सोचता तो उसी समय ठान लेते क्यों ना इसका रास्ता निकालने के लिए ऐसा करना अपनाया जाए ताकि आगे चलकर हमारी मुलाकात बेखौफ होता रहे। यही सब सोच साझ कर इधर जो होती है खुद सरिता अपने घर में रहकर एक खतरनाक प्लान की तैयारी करना शुरू कर देती है। तभी एक दिन जैसे दोपहर का टाइम होता उसी वक्त घर में कोई मौजूद नहीं होता, सरिता खुद इधर बलराम के घर में पहुंच जाती है और उसी के सामने अपने प्यार का वास्ता देकर और उसी समय उसको एक ऐसा वादा करा देती है जिसकी वजह से उसके वादों को उसी समय इधर खुद बलराम दीवानगी में खुद पागल सा हो जाता है और ठीक उसके प्लान को हामी भर लेता है। इधर सरिता खुद कह देती है कि हमारे पति को हमारे रास्ते से हटा दो ताकि आगे चलकर हमारे मिलने में कोई दिक्कत ना हो। यह बात बलराम सुनता उसी समय सरिता की बात मान लेता और घटना से ठीक एक दिन पहले जो होता है इधर बलराम अपने मार्केट में जाता है, वो एक लोहार से तेजदार हथियार बनवाता है और अपने पास रख लेता है। लेकिन घटना के वक्त
यानी कि वही 19 मार्च साल 2018 का ही। अब जैसे रात का वही 1 बजे के आसपास का टाइम होता, उसी वक्त सरिता अब देखती कि हमारे जो अपने पति है अपने ही कमरे में बेखौफ गहरी अवस्था और नींद में सो रहे हैं। जब इस तरह की हलचल देखती है सरिता तो उसी समय अपने देवर को खुद फ़ोन के थ्रू इशारा मार देती, जिसकी वजह से पीछे वाले दरवाजे से अब इधर बलराम आता है अपने हाथ में वही तेजधार हथियार लेकर। इधर सरिता के पति के बेडरूम में घुसता है और जैसे ही देखता गहरी नींद में सो रहे हैं, उसी वक्त उसी हथियार से रणजीत कुमार उर्फ बबलू के ऊपर एक के बाद वार किए जाता है। देखता सारा काम धाम अब इधर रणजीत का हो चुका है, तो उसी वक्त वही हथियार लेकर वहाँ से पीछे वाले दरवाजे से और फरार हो, लगभग वहाँ से कुछ दूर जाता है। गेहूं का एक खेत होता है, उसी खेत में उस हथियार को डंप कर देता, फिर अपने नाले के पास जाता है, वहाँ जाता है अपने सारे कपड़े उन्हें धो लेता, फिर अपने कमरे में चला जाता है, फिर आराम से अपनी चैन की नींद सोने लग जाता, सोचने लग जाता है कि आज के बाद हमारे प्यार के बीच कोई अड़ंगा नहीं बनेगा, अपनी ज़िंदगी अपनी चचेरी भाभी के साथ बिताते रहेंगे। लेकिन कहा भी है दोस्तों कि इंसान किसने भी सादे तरीके से अपने काम को अंजाम क्यों ना दे ले, अब एक ना एक सुराग जरूर छोड़ जाता है और सेम ऐसा ही होता है। इधर सरिता जो होती है पुलिस के उस जाल में फंस जाती, जिस जाल में कभी फंसने के लिए वो कल्पना नहीं की थी। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद सरिता और बलराम के थ्रू आता है तो पुलिस की जो टीम होती है इधर दोनों को अपने कटघरे में ले जाकर वहाँ न्यायालय में पेश कर देती है। न्यायालय में पेश करने के बाद इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। लेकिन दोस्तों सरिता और साथ में रणजीत के अपने तीनों जो बेटियां होती हमेशा हमेशा के लिए तीनों अनाथ सा हो जाती है, क्योंकि उसके अपने जो पिता होते हैं इस दुनिया को छोड़कर जा चुके होते हैं, लेकिन उसकी जो अपनी माँ होती है हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों में पहुंच भी जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों यह कहानी भी एक निर्दयी कहानी बन जाती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप चाहे जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।